हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विद असार। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने हार्मोन्स के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स को पढ़ा था। कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, उसका मेजर फंक्शन क्या होता है, इन सभी को हमने पढ़ लिया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ ऐसे पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो आपके टीजीटी पीजीटी में पूछे हुए हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे बनाए हुए क्वेश्चंस हैं जो वन लाइनर के फॉर्म में आज हम आपको रिवाइज कराने जा रहे हैं। तो इस क्लास को बच्चे जो भी देख रहे हैं, अगर इन्होंने पहला क्लास नहीं देखा है तो एक बार वो प्रीवियस क्लास जरूर देख लेंगे। उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो उनका रिवीजन होता जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है। सबसे पहले देखिए, अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित है, और सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी कि हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो किस चीज का उत्पादन करता है। ठीक है। किस चीज का उत्पादन करता है, तो वो हार्मोन्स का उत्पादन करता है। ध्यान रखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स का उत्पादन करती हैं, और जो हमारी बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है वो क्या करती है, उत्पादन वो करती है एंजाइम का उत्पादन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। बहिर्स्रावी ग्रंथि हमारी एंजाइम का उत्पादन करती हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथि हमारी हार्मोन का उत्पादन करती हैं। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि अंतःस्रावी तंत्र का जो अध्ययन होता है, जो स्टडी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं एंड्रोक्राइनोलॉजी। ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन। तीसरा, किन ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है, तो ध्यान दीजिए, नलिका विहीन ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियों को ही कहा जाता है, और जिसमें नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं वो हमारी हो जाती हैं बहिर्स्रावी ग्रंथियां। चौथा है कि बाह्यस्रावी ग्रंथियां, जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां वो किसका उत्पादन करती हैं, तो देखिए वो एंजाइम्स का उत्पादन करती हैं। जो भी प्रमुख एंजाइम्स हैं, पेप्सिन है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है, इसके साथ ही साथ हमारे जो भी एंजाइम्स है, प्रमुख एंजाइम जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उन सभी का स्रावण जो होता है वो बाह्यस्रावी ग्रंथियों के द्वारा ही होता है। ठीक है। पांचवा है हमारा कि एंजाइम का निर्माण होता है, किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है, प्रोटीन के कोलाइडी फॉर्म से होता है। हार्मोन्स का निर्माण किससे होता है, तो हार्मोन्स का निर्माण प्रोटीन से भी होता है, और साथ ही साथ स्टेरॉइड से भी होता है। स्टेरॉइड क्या है, फैट का प्रकार है। ठीक है। और प्रोटीन, ये दोनों के मिलने से हमारा हार्मोन्स का निर्माण होता है। अच्छा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है परीक्षाओं में। होम साइंस में तो पूछता ही है, साथ ही साथ अन्य जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं उसमें भी पूछता है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से याद रखिएगा, हमारे जो पीयूष ग्रंथि होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम कहते हैं, उसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसके कुछ मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये क्या क्या करता है कि अन्य ग्रंथियों का नियंत्रण भी करता है। ठीक है। और ये सबसे छोटी ग्रंथि है। इससे पहले भी एक छोटी ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि, लेकिन ज्यादातर जो होता है वो यही पूछा जाता है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो उसमें पीयूष ग्रंथि का नाम आता है। इसके बाद है मस्तिष्क के अग्र भाग में उपस्थित होता है। ये कहाँ पे होता है, एंटीरियर लोब में उपस्थित होता है। इसका आकार कैसा होता है, तो मटर के दाने के जैसा छोटा आकार होता है। इसका जो व्यास होता है 1.3 सेंटीमीटर, और इसका वजन कितना होता है, लगभग 0.5 ग्राम इसका वजन होता है। ये लगभग लगभग 13 प्रकार के हार्मोन्स का क्या करता है, उत्पादन करता है। ठीक है। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं हमारे पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड। अब चलते हैं आगे, 8वें प्रश्न पे। किस हार्मोन के अल्प स्रावन से मूत्र पतला व रक्त गाढ़ा हो जाता है। ठीक है। किस हार्मोन के अल्प स्राव से, यानी कि कम स्रावित हो रहा है कौन सा हार्मोन, जिसके कारण हमारा मूत्र जो होता है वो बहुत पतला हो जाता है, और रक्त जो है वो बहुत गाढ़ा होने लगता है, तो वो होता है हमारा वैसोप्रेसिन। ठीक है, वैसोप्रेसिन हार्मोन। इसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है। अभी आप आगे देखेंगे एंटी डायूरेटिक हार्मोन। 9वां प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर में ऑक्सीजन उपापचय की दर को बढ़ाकर जीवन गति बनाए रखने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। ठीक है। ऑक्सीजन उपापचय, मेटाबॉलिज्म ऑक्सीजन का बढ़ा करके हमारी जो जीवन गति है, हमारी जो लाइफ है, उसको बनाए रखने में कौन सहायक होता है, तो आपका जो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, जिसे हम टेट्रा आइडोथायरोनिन भी कहते हैं, और इसको शॉर्ट में हम T3 एंड T4 भी कहते हैं। ये हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर के जीवन की गति को बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है। चलिए, अब 10वां पॉइंट देखिए। 10वां पॉइंट है कि किस हार्मोन के अधिकता के कारण, अभी हमने कम ही पढ़ा है, अब देखिए अधिकता के कारण पूछ रहा है कि एक्रोमेगैली रोग हो जाता है। ठीक है। एक्रोमेगैली रोग क्या होता है, तो पहले ये देखिए कि जबड़े का आकार बढ़ जाना, और जिस भी व्यक्ति को एक्रोमेगैली होता है उसके जबड़े के साथ साथ उसके चेहरे का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत बड़ा दिखता है, साथ ही साथ उसकी हाइट भी बहुत बड़ी होती है।
ठीक है? तो जब एसटीएच हार्मोन यानी कि सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जब हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्रोमेगाली कहते हैं, ठीक है? जाइमेटिज़ में भी इसको कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति का आकार, उसके शारीरिक आकार, उसके हाथ-पैर, उसका चेहरा, ये सारे के सारे बहुत अधिक आवश्यकता से अधिक बड़े हो जाते हैं, ठीक है? इसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन है कि त्वचा के रंगों को सॉरी 11वां प्रश्न है कि त्वचा के रंगों को हल्का करने वाले मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से उत्सर्जित होता है? तो ये आपका पीनियल ग्रंथि से उत्सर्जित होता है, ठीक है? पीनियल ग्रंथि से 2 चीज़ें स्रावित होती हैं, एक होता है हमारा मेलाटोनिन और एक होता है हमारा सेरोटोनिन, ठीक है? मेलाटोनिन हमारे त्वचा के रंगों को गहरा और हल्का बनाता है और सेरोटोनिन जो होता है, जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, हमारी जो बायोलॉजिकल घड़ी होती है, ठीक है? उस घड़ी को मेंटेन करने का काम करता है। 12वां क्वेश्चन हमारे शरीर में हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है? यानी कि हार्मोन्स को और साथ ही साथ अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित कौन करता है? तो हमारी जो तंत्रिका तंत्र होती है, नर्वस सिस्टम जो होता है, वो इनको नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है? अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, ठीक है? अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था। तो 13वां वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग कौन-सा है? जब इसकी कमी होती है वैसोप्रेसिन यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, तो डाययूरेटिक से याद रखिएगा कि डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है? अगर प्रश्न पूछ लेता है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी से कौन-सा रोग होता है, तो भी आपका क्या हो जाएगा डायबिटीज़ इंसिपिडस जो रोग होता है, ये वैसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी से होता है, ठीक है? साथ ही साथ इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहा जाता है और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी होता है हमारा वैसोप्रोटेन, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, क्लियर होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हो तो और शेयर भी कर दीजिएगा जो भी आपके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे। 14वां पॉइंट है कि स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को उत्तेजित कौन करता है? तो स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? उत्तेजित करने का काम करता है। स्राव उत्तेजित की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है? और बाहर निकलने के लिए प्रेरित कौन करता है? तो हमारा प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है, जिसको हम अ, वो मिल्क प्रोटीन भी कहते हैं, वो क्या करता है? हमारे दुग्ध को निकलने में सहायता करता है, ठीक है? निर्माण में सहायता करता है। ऑक्सीटोसिन हमारा दुग्ध स्राव के साथ-साथ और भी एक काम करता है और वो क्या होता है हमारे यूट्रस की वॉल को यानी कि यूट्रस में संकुचन गर्भाशय में संकुचन करने का काम भी करता है। इसके बाद है 15वां शारीरिक वृद्धि को कौन-सा हार्मोन प्रेरित करता है? शारीरिक वृद्धि हाइट बढ़ने को लेकर के मतलब हाइट बढ़ने से संबंधित है, तो उसको वृद्धि हार्मोन प्रेरित करता है जिसको एचजीएच हार्मोन भी कहते हैं यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। तो नाम अगर दूसरा दे दें तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जिसको हम सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। इसी की वजह से एक्रोमेगाली या जाइगोटिज़्म ये सारे टर्म इसी से रिलेटेड है। फिर हमारा 16वां प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अग्रपाली का मतलब आगे का भाग। देखिए पीयूष ग्रंथि के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं और तीनों पार्ट्स के नाम क्या हैं? अलग-अलग हैं। इन तीनों के नाम मैं आपको बताऊँगी कौन-कौन से नाम होते हैं, ठीक है? तो पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली को हम किस नाम से जानते हैं? तो एडिनोहाइपोफाइसिस या एंटीरियर लोब के नाम से जानते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस और एंटीरियर लोब। एक और भाग होता है जिसको एडिनोफाइसिस कहा जाता है, एक भाग होता है जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। तो ये तीनों भाग कौन से हैं इसको जानने के लिए क्लास से बने रहिएगा। 17वां पॉइंट देखिए T3 और T4 हार्मोन का संश्लेषण कौन करता है? बार-बार बता चुके हैं कि T3 और T4 हार्मोन का संश्लेषण थायरॉइड ग्रंथि ही करती है, ठीक है? थायरॉइड से निकलने वाला हार्मोन होता है जिसको थायरोनिन भी कहा जाता है और थायरोक्सिन भी कहा जाता है। टेट्राइडोथायरोनिन। ठीक है? अब इसके बाद से 18वां प्रश्न है हमारा कि महिलाओं में एस्ट्रोजन तथा पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन को प्रेरित करके क्रमशः अंडोत्सर्ग तथा शुक्राणुत्सर्ग कौन-सा हार्मोन करता है? तो देखिए एफएसएच हार्मोन जिसका पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इस हार्मोन का मुख्य काम यही होता है कि ये महिलाओं में एस्ट्रोजन को उत्तेजित करता है, ठीक है? जिससे कि फॉलिकल्स का निर्माण हो सके, अंडाणु का निर्माण हो सके और अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया हो सके। अंडोत्सर्ग यानी कि अंडे का ओवरी यानी कि अंडाशय से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में जाना, ठीक है? और पुरुषों में क्या करता है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, उसको मोटिवेट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे शुक्राणु निर्माण हो सके और शुक्राणु जो हो वो वृषण से निकल करके शुक्रवाहिकाएँ जो हैं वहाँ पर जा सके, ठीक है? तो ये दोनों में दोनों हार्मोन को स्टिमुलेट करने का काम करता है तो वो एफएसएच हार्मोन होता है। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है 19वां प्रश्न हमारा 19वां जनन संबंधी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है? वो तो मान लीजिए फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है, लेकिन जो भी जनन संबंधी क्रियाएँ होती हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, उनको कौन-सा हार्मोन कंट्रोल करता है? तो उसको करता है एलएच हार्मोन, ठीक है? जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं और ये मेल
ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं 20वां प्रश्न हमारा। 20वां है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो बार बार बता चुके हैं कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। 21वां, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो होती है थायराइड ग्रंथि, जिसे हम हिंदू में अवटु ग्रंथि भी कहते हैं, और इसी से हमारा T3 एंड T4 हार्मोन रिलीज होता है। इसके बाद है 22वां नंबर प्रश्न हमारा, कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, देखिए दोनों में अंतर समझिए, दोनों प्रश्नों में, कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, और मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, इन दोनों बिंदुओं में अंतर है। यहाँ पे पूछा सबसे बड़ी ग्रंथि, अब अंतःस्रावी या बहिर्स्रावी नहीं पूछ रहा है, सब में मिला करके पूछ रहा है, तो इसमें आपका हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। और सबसे बड़ी ग्रंथि में अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो थायराइड होती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो होती है हमारी पीयूष ग्रंथि। तो ये तीनों ही प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसलिए प्लीज इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, बहुत आसान है याद करना। 23वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की वह कौन सी ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करती है? तो अग्नाशय यानी कि जो पेनक्रियास ग्लैंड होता है, ये दोनों का स्रावण करता है। ठीक है, हार्मोन के रूप में ये क्या करती है, जो हमारे अल्फा हार्मोन होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल के माध्यम से तीन हार्मोन्स को रिलीज करती है। ठीक है, तीनों हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो हमारा ग्लूकागॉन होता है, और जो कि अल्फा सेल से रिलीज होता है, हमारा बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, और हमारे गामा सेल से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, इसके बाद एंजाइम जो होते हैं, तो एंजाइम को आप याद रख सकते हैं लैट के नाम से, इसको अगर हिंदी में याद रखना है तो लैट भी कह सकते हैं। तो लैट में आपके कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? एल से होता है लाइपेज, ए से एमाइलेज और टी से होता है ट्रिप्सिन। इन तीनों एंजाइम्स को भी रिलीज करने का काम हमारा अग्नाशय करता है। इसी कारण कई बार हम इसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद से आता है 24वां प्रश्न हमारा, कि कौन सा हार्मोन मानव कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर ग्रहण के लिए अनिवार्य होता है? तो एक सिंपल सी ट्रिक याद रखिए, कि ग्लूकोज की जब भी बात होगी, कार्बोहाइड्रेट की जब भी बात होगी, तो उसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधे इंसुलिन हार्मोन पे टिक मार दीजिए। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज हार्मोन, सॉरी, ग्लूकोज को अंतर ग्रहण करना, ग्लूकोज का हमारी बॉडी में इंजेक्शन करना, ये सारा का सारा इंसुलिन हार्मोन का काम होता है। इसके साथ ही क्या करता है? बैलेंसिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का जो लेवल होता है रक्त में, उसको भी बनाए रखने का काम करता है। 25वां प्रश्न है कि अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती हैं? देखिए अभी मैंने ये बताया था, तो अग्नाशय की जो हमारी इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन, अल्फा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अल्फा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आपका बीटा सेल। ठीक है, बीटा कोशिकाएं जो होती हैं, बीटा सेल जो होते हैं, वो क्या करते हैं? इनका उत्पादन करते हैं हमारे इंसुलिन हार्मोन का, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। फिर 26वां प्रश्न है हमारा, कि कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को भी नियमित करता है? ठीक है, हमारे ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस को यानी कि फॉस्फेट को कंट्रोल करने का काम, रेगुलेट करने का काम कौन करता है? तो हमारी जो पैराथायरॉइड यानी कि para अवटु ग्रंथि जो होती है, वो ये काम करती है। ठीक है, तो पैराथायरॉइड से निकलने वाला, अब यहाँ पे ग्रंथि नहीं पूछा है, हार्मोन पूछा है, तो अगर आपसे ग्रंथि पूछेगा तो आपका पैराथायरॉइड ग्रंथि हो जाएगा, अगर आपसे हार्मोन पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? पैराथायरॉइड से निकलने वाला पैराथायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, अगला है 27वां प्रश्न, गर्भ निरोधक दवाओं में, ठीक है, गर्भ निरोधक दवाओं में किस प्रकार का हार्मोन का प्रयोग होता है? तो ध्यान दीजिए, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन का यूज होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन भी प्रयोग होता है और प्रोजेस्टेरॉन भी होता है। प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जब गर्भ निरोधक दवाइयों का सेवन किया जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल क्या होता है? डाउन हो जाता है, कम कम होने लगता है, और ये कम होने की वजह से जो यूट्रस के वॉल पे, दीवार पे जो लेयरिंग बनी होती है ब्लड की, वो लेयरिंग क्या होती है? ये धीरे धीरे डाउन होने लगती है, स्प्रेड होने लगती है नीचे। इसी से फिर हमारे मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, और ये फिर क्या होता है? गर्भ निरोधक दवाई अपना असर दिखा देती है। ठीक है, फिर है 28वां प्रश्न, कौन सी ग्रंथि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्राव करती है? तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को हम लोग गोनेड हार्मोन भी कहते हैं, जनन हार्मोन भी कहते हैं। तो ये एडिनोहाइपोफाइसिस का काम होता है, और साथ ही साथ जो हमारे गोनेड ग्लैंड होते हैं, गोनेड ग्लैंड, ठीक है, उनके द्वारा भी ये स्रावित होते हैं। तो अब देखिए यहीं पे मैंने तीनों पार्ट को यहाँ पे लिखा हुआ है, कि एडेनोहाइपोफाइसिस क्या होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट होता है। ठीक है, फिर एडिनोफाइसिस जो होता है वो इंटरमीडिएट यानी कि मध्य का भाग होता है। ठीक है, और न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है, ये हमारे फर्स्ट पीयूष ग्रंथि का भाग होता है। तो ये तीनों भाग हैं, ये अग्र भाग है एडिनोहाइपोफाइसिस, फिर एडिनोफाइसिस, न्यूरोफाइसिस
ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे पीयूष ग्रंथि के भाग हैं। 29वां प्रश्न है हमारा क्या, कि पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है, तो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसके बाद है 30वां, थायराइड हार्मोन के सामान्य संश्लेषण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो थायराइड हार्मोन के सामान्य संश्लेषण के लिए हमें टायरोसिन और आयोडीन हार्मोन की आवश्यकता होती है, ठीक है। आयोडीन की कमी से ही घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है, और आयोडीन प्रभावित होता है हमारा थायराइड के द्वारा, इसीलिए थायराइड ग्रंथि में सूजन भी हो जाता है जब आयोडीन की कमी होती है तो। अब देखिए थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियाशीलता से होने वाले रोगों के बारे में पूछा है, तो बहुत सारे रोग होते हैं। देखिए अल्प क्रियाशीलता यानी कि कम स्रावण से बहुत सारे रोग होते हैं। देखिए 15 मिनट में 16 मिनट में हमने लगभग 20 प्रश्न कर लिया है। इसी तरह से आपको स्पीड में ही पढ़ना है, बहुत टाइम नहीं लगेगा। 20-25 मिनट में आप बहुत सारे क्वेश्चन को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हार्मोन से रिलेटेड कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियाशीलता से पूछ रहा है, तो घेंगा या गलगंड जिसे ग्वाइटर रोग कहते हैं ये भी होता है। जड़ मानवता जिसे हम क्रेटिनिज्म रोग कहते हैं, जो कि गर्भवती महिलाओं में आयोडीन की कमी के कारण होता है, उनके बच्चों पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और बौनापन यानी कि ड्वार्फिज्म, ठीक है, ये भी होता है, हाइट कम हो जाती है। फिर मिक्सिडीमा यानी कि बच्चों में होने वाली ओबेसिटी यानी कि उनका वजन जन्म से ही बढ़ा रहना, बहुत अधिक सामान्य से अधिक वजन होना। और एक होता है हमारा हाशिमोटो रोग, हाशिमोटो रोग जिसे हम कहते हैं, ये क्या है, हमारा एक जापानीज रोग है, ठीक है। चलिए अगलावा है हमारा 32 नंबर। इससे देखिए जितने भी बीमारियां मैंने बताई हैं ये सब आप अगर एनालिसिस करेंगे होम साइंस से रिलेटेड किसी भी पेपर का, तो इससे प्रश्न पूछे हुए हैं। एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो आपका बाहर का हो या कि फिर एक्स्ट्रा हो जिससे क्वेश्चन ना बनते हो। मैंने सभी प्रश्नों को यहाँ पर नोट करके रखा हुआ है। अब देखिए 32वां प्रश्न है, किस रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, तो स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट करना की जो प्रक्रिया होती है इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। ऑटो लिख लीजिए यहाँ पे, ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। इसी रोग को कहते हैं हाशिमोटो रोग। और ये क्या करता है, सुसाइड ऑफ थायराइड, यानी कि सुसाइड कैसे करता है, थायराइड ग्रंथि जो होती है वो अपने सेल्स को खुद ही क्या करती है, धीरे धीरे नष्ट करने लगती है, जिससे थायराइड ग्रंथि बहुत कमजोर हो जाती है, और इसे हम कहते हैं हाशिमोटो या हाशिमोटो रोग। चलिए 33वां प्रश्न, पैराथायराइड हार्मोन के अल्प स्रावन से कौन सा रोग होता है, तो पैराथायराइड हार्मोन जब कम स्रावित होता है तो टिटैनी रोग होता है, ठीक है। टिटैनी रोग क्या है, हड्डियों का रोग है जिसमें हमारे अस्थियां क्या होती है, बहुत कमजोर हो जाती हैं, और ये ऐसे पैर की हड्डियां जो होती हैं धनुषाकार हो जाती हैं। अधिक स्त्रावण से क्या होता है, तो अधिक स्त्रावण से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हड्डियां बहुत सख्त हो जाती हैं, ठीक है। सख्त होने के कारण अगर थोड़ी सी भी चोट या मरोड़ होती है तो वो क्या होती है, टूट जाती है। इसी तरह से एक टर्म होता है ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया में हमारी हड्डियां क्या होती है, बहुत मुलायम हो जाती है, जिस कारण बैंड हो जाती है। तो टिटैनी रोग और ऑस्टोमलेशिया के जो लक्षण होते हैं वो लगभग लगभग आपके सेम दिखते हैं। और ये पैराथायरॉइड हार्मोन के अल्प स्रावण यानी कि पैराथायरॉइड थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्प स्रावण के कारण ही होते हैं। और ये हार्मोन क्या करते हैं, किसका नियंत्रण करते हैं, कैल्शियम एंड फास्फेट का, ठीक है, या फास्फोरस का। अभी आपने ऊपर इसके रिलेटेड प्रश्न किया है। चलिए 34वां प्रश्न, ज्यादा प्रश्न नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, 25 मिनट के अंदर ही आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। 34वां प्रश्न देखिए, कौन सी मानव ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करती है, यानी कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को बनाने का काम करती है, तो हमारा जो थाइमस ग्लैंड होता है, जो हमारे स्टर्नम बोन हड्डी के नीचे उपस्थित होता है, यही क्या करता है, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को बनाने का काम करता है। 35वां प्रश्न, थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन, थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है, तो यहाँ पे दो प्रश्न है कि थाइमोसिन कौन सा हार्मोन है, तो ये पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन होता है, और ये क्या करती है, थाइमस ग्रंथि का निर्माण करती है, ठीक है। यानी कि थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन का निर्माण करती है। 36वां प्रश्न, कौन सी ग्रंथि जैविक घड़ी, ठीक है, कौन सी ग्रंथि जैविक घड़ी यानी कि, एक मिनट, कौन सी ग्रंथि जैविक घड़ी यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करती है हमारे शरीर में, जैविक घड़ी बायोलॉजिकल के समान, बायोलॉजिकल क्लॉक के समान काम करती है, तो वो होती है पीनियल ग्रंथि। और हार्मोन कौन सा होता है, तो हार्मोन होता है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, ठीक है। आप लोग जरूर लिख लीजिएगा इसको। 37वां प्रश्न है हमारा कि कोशिकाओं के बीएमआर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि आधारी उपापचय दर को कौन सा हार्मोन प्रभावित करता है, ठीक है। तो इससे हमारा थायराइड हार्मोन प्रभावित करता है, जिसमें T3 T4 कई बार नाम बता चुके हैं। T3 का नाम है ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 का नाम है थायरोक्सिन। ये दोनों ही क्या करते हैं, हमारे बीएमआर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करते हैं।
ठीक है। 38वां प्रश्न है हमारा कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है हमारी वृद्धि हार्मोन स्रावित करने का संकेत कौन सा हार्मोन देता है? यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड है लेकिन उसे ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना है, किस हार्मोन को रिलीज करना है, ये काम कौन करता है? ये ग्रेलिन हार्मोन करता है। ठीक है। ग्रेलिन हार्मोन आपने शायद ही सुना होगा, जो बच्चे बहुत डीप में पढ़ चुके हैं उन्हें ये पता होगा। ग्रेलिन हार्मोन, ठीक है, ये हमारे पेट के द्वारा स्रावित होता है और ये इसे हम भूख हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये भूख बढ़ाने का काम भी करता है। ठीक है, ये हो गया 38 नंबर। फिर हमारा 39 नंबर है कि स्त्रियों में द्वितीयक लक्षण को प्रकट करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा होता है? ठीक है, द्वितीयक लक्षण यानी कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको प्रदर्शित करने का काम हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। ध्यान रखिए कि ये द्वितीयक लक्षणों को प्रदर्शित करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हमारे प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध निर्माण से रिलेटेड होता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो गर्भाशय के संकुचन से संबंधित होता है। रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक ही हार्मोन होते हैं। ठीक है, और एक लैक्टोट्रोपिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन ये भी काम सेम ही करते हैं। तो ये सब कंफ्यूज मत होइएगा, पॉइंट टू पॉइंट सबको याद रखिएगा। 40वां प्रश्न है कि एड्रीनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एड्रीनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला प्रमुख हार्मोन है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि एड्रीनल ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसके मैंने 2 नाम आपको बताए हुए हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन से वो 2 नाम हैं जो एड्रीनल ग्रंथि का महत्व मतलब बहुत महत्वपूर्ण काम होता है उनका, वो दोनों नाम आपको बताना है। ठीक है, 41वां है कि स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण का काम कौन करता है? तो देखिए फिर से आ गया प्रश्न कि दुग्ध निर्माण का काम लैक्टोट्रोपिक यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है और स्रावित करने का काम हमारा कौन सा करता है? हमारा ऑक्सीटोसिन उसमें क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, अगला है हमारा 42वां प्रश्न। प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन को बढ़ाने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो ऑक्सीटोसिन या रिलैक्सिन हार्मोन गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाने में सहायक होता है। 43वां प्रश्न, किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो यानी कि फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन को कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ से रिलीज होता है? एड्रिनल ग्रंथि से रिलीज होता है। फिर आपातकाल या इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं? तो आपातकाल या इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन को भी कहा जाता है। एड्रीनल ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक होता है एड्रेनलिन और एक होता है हमारा नॉर एड्रेनलिन। इसी हार्मोन को हम एपिनेफ्रीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिनेफ्रीन हार्मोन भी कहते हैं। आई नो कि लिखावट बहुत समझ में आ नहीं रही है, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं तो उससे नोट कर लीजिएगा। एपिनेफ्रीन हार्मोन या नॉर एपिनेफ्रीन हार्मोन भी इनको कहा जाता है। तो कभी भी अगर ये नाम भी पूछे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। याद रखिएगा कि एड्रेनलिन या एपिनेफ्रीन हार्मोन से ही लड़ो व उड़ो हार्मोन रिलीज होते हैं और इसी को हम आपातकाल या इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। चलिए आज की क्लास का लास्ट प्रश्न जो कि 45वां प्रश्न हमारा कि कौन सी ग्रंथि आंसू का निर्माण करती है? ध्यान रखिए कि आंसू का निर्माण लक्राइमल ग्रंथि करती है और ये हमारी बाह्य ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, अब आप एक और होमवर्क प्रश्न रहेगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वह कौन सी ग्रंथि है जो आंखों से ही संबंधित है। ठीक है, वह कौन सी ग्रंथि है जो आंखों की गंदगी यानी कि कीचड़ को और जो उसमें म्यूकस होता है उसको रिलीज करने का काम करती है, ये मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की क्लास यहीं पे हमने बहुत जल्दी 25 मिनट के अंदर ही लगभग 45 प्रश्नों को देख लिया और ये वही 45 प्रश्न है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। मैंने मेंशन नहीं किया है इसमें कि कौन सा प्रश्न पीजीटी में पूछा हुआ है, कौन सा पूछा हुआ है आपके टीजीटी में, लेकिन ये सारे वही प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। तो आप एक बार जरूर नोट कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, पॉइंटर बना लीजिएगा अपना, याद कर लीजिएगा। 1 से 2 बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। फिर से बोल रहे हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर समझ में आया होगा तो। थैंक यू सो मच।